हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ। वो है स्वर और व्यंजन और वर्णमाला के बारे में बता रही हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो हिंदी है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा रही है, चाहे वो 10 नंबर की आती हो, चाहे वो 30 नंबर की आती हो, चाहे 20 नंबर की आती हो। लेकिन जो हिंदी है वो सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछी जा रही है। तो एक बार से ज़रूर देख लें और आसान भाषा में से समझेंगे। तो वर्णमाला क्या होती है? जो वर्ण होते हैं, यानी कि जो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? वो होती है टोटल 44 होती है। अगर हम बात करें स्वरों की संख्या, तो स्वर होते हैं 11। और अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक, 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं और 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो टोटल संख्या कितनी होती है? 44 होती है। इतना आप पहले याद रखें। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में हमने जान दिया कि टोटल वर्ण कितने होते हैं। अब जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर यानी कि जो स्वर होते हैं उनके अगर हम उनका उच्चारण करें तो उनमें किसी दूसरा जो वर्ण है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि जो स्वर है, या ऐसे कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वर क्या है? जो स्वर होते हैं मुख से बोलने के टाइम पे उनमें की उनकी जो गति होती है उनमें भी कोई अवरोध नहीं पाया जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। या इस टाइप से उनकी परिभाषा कही जाती है, या इस टाइप से कही जाती है कि स्वर जो होते हैं उनके स्वर में क्या होता है, उनका जो उच्चारण है वो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं किया जाता है, तो उन्हें स्वर कहा जाता है। और या ऐसे कहें कि जो हम बोलते हैं, जो स्वर हम बोलते हैं उनकी गति में कोई भी अवरोध नहीं पाया जाता है, तो उन्हें स्वर कहा जाता है। तो स्वर के भेद क्या हो गए? जैसे हम अ बोल रहे हैं तो इनमें कोई मुख से बोलने में कोई इसकी गति पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये अपने आप में पूरा है। ठीक, यानी कि ये किसी दूसरा जो वर्ण है उसकी सहायता नहीं ले रहा है। तो क्या है? एक स्वर की कैटेगरी में आता है। तो स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। मूल स्वर हो गया, संधि स्वर हो गया, थर्ड कौन सा स्वर हो गया? थर्ड हो गया पलुप्त स्वर। ठीक, तो अब मूल स्वर, यानी कि मूल स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगेगा, यानी कि कम से कम जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। यानी कि जो अ हो गया, ई हो गया, छोटा ई हो गया, छोटी ऊ हो गया, री हो गया, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? मूल स्वर की कैटेगरी में आते हैं। पूछा जाता है स्वर के बारे में, जो डेफिनेशन है उसके बारे में उतना नहीं पूछा जाएगा, जबकि इसके भेदों के बारे में अधिक पूछा जाता है। तो मूल स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जैसे अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा जो भेद है वो है संधि स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मूल स्वर होगा यहाँ पे, मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो वे स्वर क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे आ है, जो आ बनता है वो आ किस किस से बनता है? अ धन ओ, यानी कि 2 स्वरों को मिलाने पर वो क्या बनेगा? आ बनता है। तो ऐसे स्वर को क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है। संधि का अर्थ ही क्या होता है? जुड़ना। संधि का अर्थ क्या है? जोड़ना कहें या जुड़ना कहें, यानी कि ये संधि होती है। जैसे अ धन अ को जोड़ के हमने क्या बनाया? आ बनाया। तो ये स्वर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संधि स्वर। ठीक, तो पलुप्त स्वर के बारे में उतना पूछा भी नहीं जाता है। तो ये क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जो दीर्घ स्वर है, या संधि स्वर है, या मूल स्वर है, उनसे भी अधिक समय लगता है, तो उनको क्या कहा जाता है? पलुप्त स्वर कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसके अनुसार जो है स्वर के कितने भेद होते हैं, वो अलग है कि स्वर के भेद जो है पर्टिकुलर अलग है। अब पूछेगा कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद कितने होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से अलग भेद होते हैं। ठीक, तो उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर के भेद होते हैं वो भी 3 होते हैं। यहाँ पे अग्र होगा,
अग्रस्वर होता है, ठीक, अग्रस्वर होता है, अग्रस्वर, यानी कि पहला जो भेद होता है उच्चारण की दृष्टि से वो होता है अग्रस्वर। दूसरा भेद होता है मध्य स्वर। थर्ड जो होता है पश्च स्वर कहा जाता है, और इनके बारे में पूछा जाता है। आप इसे जरूर एक बार नोट डाउन कर लें कि अग्रस्वर किसे कहते हैं। तो अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो अग्र भाग है, यानी कि आगे वाला भाग है, ऊपर उठता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अग्रस्वर कहा जाता है। यानी कि जीभ, जब हम कोई जो स्वर है उसको कह रहे हैं अपने मुंह से, तो उसका जो जीभ का जो अगला भाग है, जो सामने वाला भाग है, वो क्या करता है, ऊपर उठता है, तो उसे अग्रस्वर कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अग्रस्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो अग्रस्वर में ई, बड़ा ई, ए और अ क्या आते हैं, अग्रस्वर में आते हैं। जैसा आप ई बोलेंगे तो आपका जीभ का जो अगला भाग है वो ऊपर की ओर उठता है। ई बोलेंगे तब भी क्या करेगा, जो जीभ का जो अगला भाग है वो भी ऊपर ऊपर की ओर उठता है। तो अब आपको सिर्फ याद रखना है कि ई, बड़ा ई, ए और अ किस में आते हैं, अग्रस्वर में आते हैं। जैसे आप ये मत कीजिए कि अ से शुरू करते हैं तो आगा जो पहले आएगा वही अग्रस्वर होगा, तो ऐसा नहीं है। ई, बड़ा ई, ए और अ इसमें आते हैं, अग्रस्वर में आते हैं। अगर मध्य स्वर की बात करें, मध्य स्वर इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ही स्वर इंक्लूड है। तो मध्य स्वर जिन स्वर में जीभ की जो अवस्था है वो क्या रहती है, समान रहती है, यानी कि बदलती नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम कोई जो स्वर है उसको बोल रहे हैं तो जीभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे पहले उसकी स्थिति थी वही स्थिति उसकी दोबारा भी रह रही है, तो उससे क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहेंगे। जैसे अ, इसमें एक ही आता है, कौन सा आता है, कौन सा स्वर आता है, वो आता है ओ। कौन से उच्चारण की दृष्टि से भेद बोलेगा तो तीन होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से आए, ई, बड़ा ई, ए और अ। और मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर आता है, वो कौन सा आता है, अ आप बोलेंगे तो आपके जो जीभ है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ना तो ऊपर की ओर उठता है ना ही नीचे की ओर बैठता है, यानी कि जीभ की जो स्थिति हमारी है वही स्थिति रहती है। तो मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर आता है, वो है ओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पश्च स्वर की, यानी कि पश्च स्वर किसे कहते हैं। तो जैसे अग्र स्वर में कहा कि जीभ का अगला भाग उठेगा, तो पश्च स्वर में क्या होगा, जो पीछे का भाग होता है, यानी कि जो जीभ का जो पीछे का भाग होता है वो क्या करता है, ऊपर की ओर उठता है। तो बात ये आती है कि पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर इंक्लूड होते हैं, यानी कि पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो उसमें आते हैं आ, उ, ओ और औ। किस में आते हैं, पश्च स्वर में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्च स्वर में कौन कौन से आता है, तो आ हो गया, उ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। तो पश्च स्वर में कौन कौन से आगे, इतने आगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले संधि के स्वर के भेद बोलेगा, तो स्वर के भेद मैंने आपको बता दिए। जो मूल भेद होते हैं स्वर के, तो वो तीन होते हैं, मूल स्वर हो गया, संधि स्वर हो गया और प्लुप्त स्वर हो गया। तीन तो हो गया आपके मूल स्वर में। मूल स्वर में कैसे याद रख सकते हैं, इसमें जो है सबसे छोटा, जैसे अ हो गया, ठीक। आ को नहीं करेंगे क्योंकि संयुक्त स्वर है, यानी कि इसको नहीं लेंगे। फिर छोटा ई, फिर ऊ, ठीक, इस प्रकार से लेंगे, ऊ हो गया, ठीक। जो छोटे आएंगे यानी कि अ, ई, उ, री मूल स्वर में आएंगे। और जो आ यानी कि जिसमें जो दूसरे की सहायता से बने होंगे, जैसे ई हो गया, आ हो गया, अ से बना होता है, ई हो गया बड़ा ई, तो ये किससे बना होता है, छोटा ई प्लस छोटा ई क्या करेंगे, बड़ा ई बनेगा। तो ये किसमें आएगा, संधि स्वर में आएगा। ऊ हो गया, ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, सॉरी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो संयुक्त स्वर में आएंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया हो। जो मूल भेद होंगे वो तीन होंगे। अगर उच्चारण की दृष्टि से बोलेंगे तो वो भी तीन होंगे, लेकिन नाम क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ठीक। अग्रस्वर में कौन कौन से आएंगे, अग्रस्वर मैंने आपको बताया, ई, बड़ा ई और ए और अ। और मध्य स्वर में मैंने बताया आपको सिर्फ एक स्वर आएगा, वो होगा अ, ठीक। अगर पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर में आते हैं आ, उ, ओ और औ, ठीक।
इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं व्यंजन की। वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होंगे स्वर, दूसरे होंगे व्यंजन। अब मैंने स्वर कितने होते ये बताया था, स्वर बताया था मैंने टोटल 11, और व्यंजन टोटल कितने होते हैं 33। इतना आप जरूर याद रखें, कभी पूछा भी जाता है तो कितने होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार चलते हैं। पहले जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवरण से अबाध गति से निकलती है उनमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है तो व्यंजन कहलाता है। तो व्यंजन क्या होता है, जिसमें जो हम जो वर्ण बोल रहे हैं उसके बोलने में हमको क्या हो रही है, थोड़ा सा उसकी गति पे ऊपर नीचे आ रहा है, उसकी गति पे प्रभाव पड़ रहा है, उसकी गति अवरोध हो रही है, तो उसे कहेंगे व्यंजन कहेंगे। ठीक, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे स्वर ऐसे 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 व्यंजन किसे कहेंगे जिसमें क्या होता है, जिसको कहने के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि ऐसा जो वर्ण जिसको बोलने के लिए किसी जो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यानी कि हमको क्या पढ़नी है, क, अगर हम क बोल रहे हैं तो क किससे बना होगा, क आधा क प्लस अ क्या है, एक स्वर की कैटेगरी में आता है, तो क धन अ क्या बनेगा, पूरा क बनेगा। यानी कि हमको क्या पड़ रही है, उस वर्ण को बोलने के लिए, क वर्ण को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता भी पड़ रही है। यानी कि स्वरों की आवश्यकता हमको जहाँ पे पड़ गई वहां पे उसे क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, या तो आप ऐसे कहें या तो आप इस प्रकार से कहें, यानी कि दोनों जो है इसके ही है। यानी कि यदि गति में अवरोध हो रहा है, ऐसा भी क्या होता है, कभी ऐसा नहीं, ऐसा जो परिभाषा आपको नहीं दी जाएगी, जैसे एक परिभाषा पहले से आती है जो एग्जाम है उनमें आती है कि जिनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है जिन वर्णों को बोलने में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्यंजन कहते हैं। तो आप समझ में गए होंगे। लेकिन अगर दूसरी परिभाषा आ गई जिसमें क्या होता है, जिन वर्णों को बोलने में हमारी जो मुख जो है उनमें गति, उनकी गति में क्या होता है, अवरोध होता है हमको बोलने में। यानी कि उनके वर्ण जब हमारे मुख से निकलते हैं तो उनमें कुछ अवरोध पाया जाता है उनकी गति में, यानी कि ऊपर नीचे जो होता है, तो उसे क्या कहेंगे, हम व्यंजन कहेंगे। ठीक, जैसे क है, क जो बना होगा आधा क धन अ, वैसे ही ख बना होगा आधा ख धन अ, इस प्रकार से बना होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, हमको स्वरों की सहायता से ये जो वर्ण है बने होते हैं। अब बात करते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मूल जो प्रकार है वो 3 होते हैं। वैसे जो व्यंजन है उसका इसका भी ऐसा ही है कि इनकी जो मूल प्रकार है वो तो 6 होते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से अलग होंगे इनके प्रकार, और उच्चारण की दृष्टि क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन मूल जो इनके प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, व्यंजन के 6 होते हैं। तो मूल प्रकार के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो मूल जो प्रकार होते हैं, सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजक कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पर्श कर रहा होगा हमारे मुख के किसी न किसी भाग को हमारी जीभ, तो उसे क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। इतना कुछ आता नहीं है, सिर्फ इतना आएगा कि स्पर्श व्यंजन किसका भेद है, तो व्यंजन का भेद है। तो इसमें से क से म तक जो होते हैं 25 स्पर्श व्यंजक होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल स्पर्श व्यंजक कितने होते हैं, तो 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजक होते हैं। क से क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, सारा कुछ जो जितना भी आएगा म तक क्या आएंगे, 25 स्पर्श व्यंजक होते हैं। टोटल जो क से अगर म तक की बात करें तो वो किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अगली बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक यानी कि जो उच्चारण में क्या होगा, वायु नासिका से निकलती है। यानी कि जो जिनका उच्चारण है, जो जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं उनके उसमें क्या होगा,
जो वायु है वो क्या होगी, हमारी जो नाक है वहां से बाहर निकलेगी, तो उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक व्यंजन कहेंगे। यानी कि अनुनासिक व्यंजन के बारे में आपने जान लिया कि अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनुनासिक जो व्यंजन है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अनुनासिक जो व्यंजन है उसमें आते हैं ङ, यो, णो, नो और मो। ठीक, इतने किसमें आते हैं, अनुनासिक व्यंजन में आते हैं। अब क्या करोगे, इसे याद कैसे रखोगे। अब याद रखने की बारी आती है कि याद किसे रखते हैं। तो याद रखने की जो तरकीब है वो है, अगर हम क वर्ण की बात करें तो क से क्या करेंगे, क, ख, ग, ख, ङ। यानी कि जो पांचवा वर्ण होगा, लास्ट लास्ट के जो वर्ण होंगे, फिर क्या करेंगे, ङ, फिर च, छ, ज, झ, य। यानी कि जो पांचवा वर्ण आ रहा है हमारा, वही क्या होगा, हमारा अनुनासिक व्यंजन होता है। यानी कि लास्ट के जो पांचवे व्यंजन, सॉरी, जो पांचवे वर्ण आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे अनुनासिक व्यंजन। ठीक, तो ङ, य, ण, न, म किस में आएंगे, अनुनासिक होंगे। टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो आप ऐसे भी याद सकते हैं, याद रख सकते हैं कि टोटल 5 होते हैं। और जो उनके जो जो क वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, उनमें जो पांचवें जो वर्ण आएंगे वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, वो आते हैं अनुनासिक व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो क वर्ग है, जो च वर्ग है, जो प वर्ग है, लास्ट उनके जो पांचवें जो वर्ण आएंगे उनको क्या कहा जाएगा, हमारा अनुनासिक व्यंजन कहा जाएगा। जैसे ङ, य, ण, न, म। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और टोटल कितने होंगे अनुनासिक व्यंजन, होते हैं 5। ठीक, इससे ज्यादा भी नहीं होते, इससे कम भी नहीं होते, टोटल 5 ही होते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो उच्चारण में बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल आते हैं। यानी कि जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, उच्चारण में क्या होता है, उच्चारण में जो हो जाता है बहुत संकुचित हो जाता है। यानी कि हम जो शब्द, जो वर्ण बोलते हैं उनके उच्चारण में हमारा जो मुंह है वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, मुख संकुचित हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, हम अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। अब जो अंतःस्थ व्यंजन है उसमें कौन कौन से जो वर्ण है वो आते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल, व। यानी कि सीधे है इसमें य, र, ल, व। यानी कि कितने हैं, टोटल 4 है। 4 किस में आते हैं, अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है कि ये अंतःस्थ है कि नहीं है, ऐसे करके इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको दे दिया अंतःस्थ व्यंजन बताइए, तो उसमें क दे दिया, ग दे दिया, घ दे दिया और य दे दिया। अब आपको पता होगा तो आप सीधे इसमें टिक करेंगे कि य क्या आता है, अंतःस्थ व्यंजन में आता है। तो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो आप इसको भी अपने अनुसार से कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनकी जो परिभाषा है उतनी आती नहीं है, सिर्फ इनके जो इनमें कौन कौन से जो वर्ण है, कौन सा व्यंजन इसमें आता है, वही इसमें पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अनुनासिक में अंगों किस में आता, कौन से व्यंजन की कैटेगरी में आता है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप सीधे से कर सकते हैं। परिभाषा पूछी भी नहीं जाती है और पूछी भी नहीं जाएगी। ठीक, ऊष्म व्यंजन, यानी कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में एक ही प्रकार की गर्माहट प्रतीत होती है। यानी कि जब हम उसे बोलते हैं, यानी कि उस शब्द को, उस वर्ण को बोलते हैं, तब क्या होती है, उनके उच्चारण में गर्माहट सी महसूस होती है। तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इसमें भी 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से व्यंजन का आते हैं, तालवी स, मूर्धन्ती स, दंती स और ह। यानी कि ये 100 है। ठीक, तो इस वैसे जैसे 100 ही पढ़ा जाते हैं। अगर हम वर्णों के अनुसार कहें, इनको बोलने के हिसाब से कहें, इसे तालवी स कहा जाता है, इसे मूर्धन्ती स कहा जाता है, इसे श कहा जाता है, इसे ह कहा जाता है। ये तो इतना भी याद रखें, जो 100 वाले कैटेगरी है वो उसमें व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। 3 तो 100 ही आते हैं और चौथा इसमें ह आता है। तो ये किसमें आएंगे, उसमें व्यंजन की कैटेगरी में आएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ भी गया होगा।
अब बात करते हैं उत्सिप्त व्यंजन की। तो उत्सिप्त जो व्यंजन है उनके बारे में पूछा जाता है। तो उत्सिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से बाहर आ जाती है तो उसे उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं। तो इतना इसमें परिभाषा पूछ भी नहीं जाती है, तो इसमें आप सीधे इतना ही याद रखें कि ड और ढ किस में आते हैं? उत्सिप्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो व्यंजनों की पूरी कैटेगरी है उसमें से ड और ढ किस में आते हैं? उत्सिप्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। पूछा जाता है, जरूर याद रखें, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, तो उत्सिप्त व्यंजन आपको समझ में आ गया होगा। ड और ढ किस में आते हैं? उत्सिप्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की कि संयुक्त व्यंजन क्या है। जैसे संयुक्त से ही आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें भी चार आते हैं। चार कौन कौन से होते हैं? श, त्र, श, त्र, ज्ञ और श किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। तो श किससे बना, ये तो क्वेश्चन आएगा ही कि किसकी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि जो श है वो किस किस जो वर्ण है उससे बना होता है। तो आधा क प्लस मूर्धन्य श से क्या बनेगा? श बनेगा। तो क आधा क हो गया और मूर्धन्य जो श हो गया उससे क्या बनेगा? श बनेगा। तो उसे क्या कहेंगे? ठीक, यह आता है। त्र किससे बनेगा है? त बनता है, त आधा त और र से क्या बनता है? त्र बनता है। तो ये पूछा जाएगा जरूर कि त्र किससे बनता है, श किससे बनता है और जो ज्ञ है वो किससे बनता है। तो ज्ञ बनता है आधा ज धन य से क्या बनेगा? ज्ञ बनेगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। इनका जो संयुक्त है ये पूछा जाएगा कि ज, या ऐसे क्वेश्चन बनेगा ज धन य से क्या बनेगा। आपको नीचे दिए जाएंगे ऑप्शन, या ऐसे बनेगा कि ज्ञ किन किन वर्णों से बना होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। ऐसे आप कर सकते हैं। और श श श किससे बनता है? तालवी श, आधा तालवी श और र से क्या बनेगा? श बनेगा। ठीक, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चार क्या होते हैं? जो चार होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। जो इम्पोर्टेंट है जो व्यंजन है में वो है संयुक्त व्यंजन। ठीक, जो संयुक्त व्यंजन हो गया, उत्सिप्त व्यंजन हो गया, ये पूछे जाते हैं। ड ढ किसमें आते हैं? उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? ये पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? यानी कि र ल व किस में आते हैं? ये पूछा जाता है। अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक, ऐसे करके हमारे जो है क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे जो पार्ट 2 आएगा वो उसमें क्या बताऊंगी कि व्यंजनों का उच्चारण की दृष्टि से कितने भेद होते हैं। जैसे कंठ व्यंजन हो गए, तालु व्यंजन हो गए, मूर्धन्य व्यंजन हो गया, दंत ओष्ठ जो हो गए, ये इसकी जो उच्चारण की दृष्टि से भेद होते हैं। घोष अघोष जो होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण के बारे में आगे मैं जो वीडियो है उसमें डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।